नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है पीछे एक पार्ट अपलोड किया था, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। क्योंकि उसके अंदर जो है अपने कुछ क्वेश्चन को कर लिया था, कुछ क्वेश्चन जो है वो बाकी रह गए थे। तो अभी जो है 18 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में जो पेपर हुए हैं, उसके अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन थे, उन सभी को अपने जो है यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं कि 18 से लेकर 24 तारीख के बीच में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके अंदर अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि अगर आपके कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप जो है अपनी तैयारी फिर से शुरू कर सकें। क्योंकि अगर फेल होते हैं तो आपको जो है दोबारा से तैयारी तो करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो अभी से आपको पता लग जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा रहेगा। दूसरा, अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में जो है आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपके लिए दोनों कंडीशन में वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दूसरा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ जो है हम इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते रहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है जो क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, नियंत्रक सर्किट का प्रकार क्या है। यानी कि नीचे की तरफ जो आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर पूछा गया है कि ये जो डायग्राम दे रखा है ये किस चीज़ का डायग्राम है, कंट्रोलिंग सर्किट है। तो आपका इंचिंग नियंत्रक है, रिमोट कंट्रोल परिपथ है आपका, या फिर जो है आपका रिमोट कंट्रोल बंद परिपथ है, या फिर आगे या पीछे नियंत्रक, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल जो है सर्किट आपको दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये इंचिंग सर्किट या फिर जॉगिंग सर्किट इसको बोलते हैं, इंचिंग या फिर जॉगिंग सर्किट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आप देखिए, यहाँ से पूछा गया था कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। यानी कि डीसी मोटर में अगर आपको ईएमएफ निकालनी है तो ईएमएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। तो बैक ईएमएफ होती है डीसी मोटर में, तो बैक ईएमएफ बराबर 5Z बटा में 60A, 5Z/60A जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। ये मैंने जो है जब डीसी मोटर जब चैप्टर है इसी चैनल के ऊपर जब क्लासेस के अंदर थ्योरी करवाई है, उसके अंदर करवाया हुआ है। अगर आपने क्लासेस देखी है तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सही हुआ होगा। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। यानी कि डीसी 4 पॉइंट्स जो स्टार्टर है उसमें जो आपकी एनवीसी के साथ में जो आपके सीरीज़ में जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उस प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का उद्देश्य क्या है। होल्डिंग कॉइल के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर होल्डिंग कॉइल में करंट को बढ़ाने के लिए, कॉइल को पकड़ने और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, कॉइल को जो है वोल्टेज कम करने के लिए। तो अब देखिए, यहाँ पर आपका जो है होल्डिंग कॉइल यानी कि आपका एनवीसी जो है, एनवीसी के अंदर करंट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है आपका यूज़ किया जाता है प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, जो इसके सीरीज़ में जुड़ा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर में। और ये 3 पॉइंट स्टार्टर में आपका प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जो है नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो है एनवीसी किसके साथ में, फील्ड के सीरीज़ में जुड़ी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, नियंत्रक गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कांस्टेंट स्पीड के लिए जो है आपकी कौन सी मोटर का यूज़ किया जाएगा, डीसी सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का। तो आपको जब मैंने वहाँ पर डीसी की मोटरें करवाई है, तो डीसी की मोटरों में शंट मोटर जब करवाई थी तो आपको बोला था कि डीसी की जो शंट मोटर होती है वो आपकी एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, यानी कि लगभग उसकी जो गति है वो आपकी क्या रहती है, स्थिर रहती है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपका कौन सी वाइंडिंग का दिखाया गया है। तो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग का है, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग का है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का है, क्वाड्रेचर लैप वाइंडिंग का है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है दोस्तों, ये आपका ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग का डायग्राम है दोस्तों। तो आपको जो है मैंने जो है ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग
और सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, इनके जो है आपको ड्राइंग के अंदर जो है इसी चैनल के ऊपर क्लास दी हुई है, अगर आपने देख रखी है तो दोस्तों उसके अंदर आपको डायग्राम कैसे बनते हैं वो आपको बताया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए जो आपका कॉइल है, इस कॉइल के जो आपके टर्न हैं, अब देखिए यहाँ पर जो है एक जो टर्न है वो आपका बीच में एक जो कार्बन का ब्रश है, इस एक कार्बन के ब्रश को छोड़ के और दूसरी जो टर्न है, दूसरा जो कार्बन का ब्रश है उसके साथ में जाके संपर्क होता है, यानी कि बीच में एक का गैप आ रहा है ना, तो एक का गैप आ रहा है यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग। यहाँ पे दो का गैप होता तो यहाँ पे ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग होता, और अगर इसी दूसरे जो कार्बन ब्रश था इसके साथ में जुड़ा होता तो उसको क्या बोल देते, सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग बोल देते। अब देखिए आगे जो है आपसे पूछा गया है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में गतियां प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण को लागू किया जाता है। यानी कि अगर आपको मोटर जो है उसको दोनों दिशाओं में यानी कि स्पीड को कम या ज़्यादा करना है, यानी कि आपकी फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी आपको 0 से लेकर अधिकतम चाहिए और रिवर्स में भी 0 से लेकर अधिकतम चाहिए, तो कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली से आप 0 से अधिकतम कर सकते हैं, तो फील्ड नियंत्रण विधि से, आर्मेचर नियंत्रण विधि से, फील्ड टेपिंग विधि से, या वार्ड लियोनार्ड विधि से। तो वार्ड लियोनार्ड विधि जो होती है दोस्तों, उसके अंदर आपका जो स्पीड कंट्रोल होता है वो आपका 0 से लेकर अधिकतम तक कर सकते हैं और फॉरवर्ड और रिवर्स वॉइस दोनों में कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो आपकी लगभग जो है 300 से 400% तक जो है आपने इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो मेगर का यूज़ किया जाता है, ग्राउलर का यूज़ किया जाता है, मल्टीमीटर का, या ओम मीटर का। तो दोस्तों जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसकी टेस्टिंग के लिए आपका ग्राउलर का यूज़ किया जाता है। जो आपका शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट टेस्ट अगर आपको आर्मेचर में करने हैं तो उसके लिए ग्राउलर का यूज किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। यानी कि आपका कोई मोटर है कंपाउंड, उसको जो है आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि उसके घूमने की दिशा वो आपको चेंज करनी है, तो कैसे चेंज कर सकते हो, तो आर्मेचर धारा की दिशा बदल के, फील्ड धारा की दिशा बदल के, श्रेणी फील्ड धारा की दिशा बदल के, आर्मेचर और शंट फील्ड के अंदर एक साथ जो है बदल के। अब देखिए यहाँ पर आर्मेचर जो होता है उसके अंदर अगर आप करंट की दिशा चेंज करोगे यानी कि आर्मेचर के टर्मिनल अगर चेंज कर दोगे तो उस कंडीशन में मोटर जो है उसके घूमने की जो दिशा होगी वो बदल जाएगी दोस्तों। तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पूछा गया है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या क्रिया है। यानी कि आपको जो डायग्राम दे रखा है यह पूछा गया कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या क्रिया है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, खांचों की सफाई कर रहे हैं, वाइंडिंग निकाल रहे हैं, या वेड्ज को हटा रहे हैं, या वाइंडिंग तार काट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक हैमर ले रखा है और एक फट्टी है उसको निकाल रहे हैं। तो वेड्ज या फिर जिसको फच्चर बोलते हैं, जो आपकी कॉइल जो होती है ना उसको बांध के रखने का काम करती है ताकि बाहर ना निकले कॉइल, तो उसको निकालने का काम कर रही है। यानी कि वेड्ज जो है उसको निकालने का काम कर रहे हैं अपने, यानी कि जो फच्चर लगाते हैं अपने बांस की पट्टी वगैरह इसमें लगाते हैं ताकि कॉइल जो है आपके आर्मेचर खांचों से बाहर ना आए, तो उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि एसी मोटर का जो स्टेटर होता है उसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है आपको काउंट करनी है, तो किस सूत्र का यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका जो है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर जो है आपका 180 इंटू के अंदर बटा के अंदर जो है स्लॉट की संख्या, इसके बाद में 180 बटा में गुणा स्लॉट की संख्या 180 जो है बटा में ध्रुवों की संख्या 180 गुणा में ध्रुवों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है अगर टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री आपको काउंट करनी है तो 180 गुणा में पोल की संख्या अपने अगर करते हैं तो अपने कुल जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है उसकी जो संख्या है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो डीसी जनरेटर है उसका सिद्धांत क्या है। यानी कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कॉर्क स्क्रू का नियम,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगता है, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका डीसी जनरेटर काम करता है। अगर इसमें ये क्वेश्चन दिया होता कि जो नियम है वो आपका कौन सा लगता है, या फिर पैदा होने वाला जो आपका ईएमएफ है उसकी दिशा किससे ज्ञात कर सकते हैं, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। और अगर यहीं पे मोटर दिया होता और मोटर में पूछा होता कि कौन से नियम से उसके अंदर जो घूमने की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो ये आपके नियम जो है यूज होते हैं असल में, और पेपर में जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि 3 फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड जो है वो आपको 3 फेज मोटर में किसको कहा जाता है, तो शून्य भार गति को, फुल लोड गति को, चुंबकीय क्षेत्र की गति को, या फिर जो है स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो दोस्तों जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि घूमता हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं, उसकी जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। यानी कि जो स्टेटर के अंदर जो आपकी स्पीड होती है चुंबकीय क्षेत्र की, उसको अपने क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मीटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, यानी कि रिवाइंडिंग करनी है, यानी कि फिर से वाइंडिंग करनी है, तो उससे पहले जो आपकी मोटर है उसके लिए प्री हीटिंग यानी कि उसको गर्म क्यों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध के मूल्य को बढ़ाने के लिए, या फिर वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वाइंडिंग जो होती है उसको गर्म किया जाता है। रीज़न ये होता है कि आप देखो सिंपल सी बात है, उसके अंदर अगर नमी होगी तो वो एक चालक का काम करने लग जाएगी, वहाँ पे प्रतिरोधकता जो है वो कम हो जाएगी, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे पहले क्या किया जाता है, उसको प्री हीटिंग किया जाता है, यानी कि गर्म किया जाता है थोड़ा सा, रीज़न ताकि आपकी जो वाइंडिंग के अंदर जो परतें हैं वो आपकी आसानी से जो है नमी बाहर निकल सके उसके अंदर से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर को नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर नो लोड टेस्ट है उससे कौन सी हानि को अपने कैलकुलेट करते हैं, वो आपसे पूछा गया। तो लोहा हानियाँ, ताम्र हानियाँ, या घर्षण हानियाँ, या वायु हानियाँ। तो लोहा हानियों को अपने जो है निकालते हैं किससे, जो है आपका नो लोड टेस्ट से दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है। तो फुल लोड करंट का 1 से 2 गुना होता है, फुल लोड करंट का 2 से 3 गुना होता है, या फुल लोड करंट का 4 से 5 गुना होता है, या फुल लोड करंट का आपका 5 से 6 गुना होता है। तो दोस्तों आपका फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना करंट जो है आपकी 3 फेज की जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग के अंदर लेती है, यानी कि जब लोड के साथ में मोटर चल रही होती है उस टाइम जितना करंट लेती है उससे 5 से 6 गुना करंट जो है जब स्टार्ट होती है तो उसी टाइम ले लेती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 3 फेज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, यानी कि 3 फेज की जो स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर है उसको चालू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी कि प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, या फिर रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो आपका यूज़ किया जाता है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर जो होता है वो आपका यूज़ किया जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके 3 प्रतिरोध होते हैं, यानी कि 3 जो आपके प्रतिरोध होते हैं उनको स्टार के अंदर कनेक्ट करके इसकी जो स्लिप-रिंग होती है इसके साथ में जोड़ा जाता है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर जो है मोटर लोड के साथ चल रही है उस कंडीशन में 3 फेज मोटर में से एक फेज जो था ना वो आपका कट गया, तो उस कंडीशन में मोटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछा। तो मोटर एक बार में रुक जाएगी, या फिर मोटर सामान्य रूप से चलती रहेगी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती रहेगी, या फिर मोटर जो है धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर के बाद में वाइंडिंग जल जाएगी। तो दोस्तों मोटर जो है उसमें अगर आपकी 3 फेज मोटर थी और
उसका जो एक फेज़ था वो अगर आपका चला गया यानी कि एक फेज़ कट हो गया है तो उस कंडीशन में मोटर कुछ टाइम तक चलेगी, लेकिन जो है कुछ टाइम के बाद में जो है उसकी वाइंडिंग जल जाएगी दोस्तों। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि सिंगल फेज मोटर का किस प्रकार का निर्देशित है, यानी कि किस प्रकार की यहाँ पर आपको जो है मोटर दिखाई गई है। ये आपको जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम के अंदर, तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या फिर जो है आपका जो है स्थायी कैपेसिटर मोटर, या फिर जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें इनके अंदर डिफरेंसन आता है, तो वो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि अगर दो कैपेसिटर आपके लगे हुए हैं, यानी कि दो कैपेसिटर आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, उसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल अगर आपका स्विच लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो जो मोटर होगी उसमें से एक कैपेसिटर परमानेंट जुड़ा रहेगा और एक कैपेसिटर केवल और केवल मोटर को स्टार्टिंग के टाइम पे जोड़ के रखेगा, और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो आपका ये ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कैपेसिटर स्टार्ट यानी कि कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग के टाइम पे जुड़े हुए हैं, और दूसरा कैपेसिटर जो कैपेसिटर रन यानी कि कैपेसिटर जो है रनिंग कंडीशन में भी जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ना कि यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसमें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य है, यानी कि अभी जो बोला ना सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो क्या काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो निरंतर गति बनाए रखता है, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करता है, या फिर रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करता है, या मोटर को ओवरलोड से बचाता है। यानी कि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका आपका क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मोटर होता है उसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो है आपका विसंयोजित यानी कि बाहर निकालने के लिए, जब मोटर चालू हो जाए उस कंडीशन में रनिंग वाइंडिंग के ऊपर मोटर चलेगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करने के लिए सर्किट से आपका अपकेंद्रीय स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कोणीय विस्थापन क्या है। यानी कि एक सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर है तो उसके अंदर जो आपका स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो कितना होता है दोस्तों। तो 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, या 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका 90 डिग्री, यानी कि जो आपकी सिंगल फेज की जो मोटरें होती है उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछा होता कि थ्री फेज की मोटर में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस पाया जाता है, तो 120 डिग्री जो है इसका राइट आंसर होता है, यानी कि 120 डिग्री का थ्री फेज की मोटरों में एंगल डिफरेंस पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में पूछा गया एक आदर्श अल्टरनेटर में थ्री फेज ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक आदर्श अल्टरनेटर है तो उसमें ईएमएफ प्रति फेज की गणना करनी है तो किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं E बराबर 5FT बटे में 2.22, या फिर E बराबर 5FT बटे में 4.44, या E बराबर जो है 2.22 इंटू 5FT, या फिर जो है E बराबर जो है 4.44 5FT। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों E बराबर 4.44 5FT, यानी कि अगर आपको अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज निकालना है, प्रति फेज में ईएमएफ की गणना करनी है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि पंखा मोटर सर्किट में एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग करने का कारण क्या है। यानी कि जो आप छत के पंखे में एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर उपयोग करते हैं उसका रीज़न क्या है, किस लिए उपयोग करते हैं। तो गति नियमन के लिए, बिजली की कम खपत के लिए, टॉर्क के लिए, कला विभाजन के लिए, विद्युतीय व्यक्तीकरण को नियंत्रीकरण करने के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो होता है वो आपका फेज स्प्लिट करने के लिए, यानी कि टॉर्क जो होता है उसके लिए फेज को स्प्लिट करने के लिए आपका यूज किया जाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए,
75 से 80% गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए, या फिर 75 से 80% गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करने के लिए, या 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद में चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है पर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का अभी अपने सर्किट देख के आए थे पीछे, तो उस सर्किट में आपने देखा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो आपका लगा होता है कौन से किसके साथ में, कैपेसिटर के साथ में। और मैंने आपको बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच में क्या काम करेगा, तो एक जो कैपेसिटर है उसको बाहर निकाल देगा और एक कैपेसिटर के साथ में मोटर परमानेंट काम करती रहेगी, यानी कि जो है शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करने के लिए, शुरुआती जो आपका कैपेसिटर है उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है, यानी कि अल्टरनेटर का जो रोटर है उसको डीसी प्रदान करने वाले जो उपकरण हैं उनको क्या कहेंगे अपने, तो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों को उत्तेजक कहेंगे, इन्वर्टर कहेंगे, कन्वर्टर कहेंगे, या सिंक्रोनाइजर कहेंगे। तो दोस्तों अल्टरनेटर के अंदर जो आपका डीसी प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, एक्साइटर या उत्तेजक जो अपने कहते हैं, जो उसके रोटर को डीसी प्रदान करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, यानी कि जो डायग्राम दे रखा है ये कौन से प्रकार का अल्टरनेटर आपको दिखाया गया है, तो ब्रश रहित अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, सिंगल फेज अल्टरनेटर, सेलिएंट पोल प्रकार का अल्टरनेटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम आपका दोस्तों ब्रश रहित अल्टरनेटर का आपका है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि इन्वर्टर क्या कार्य करता है, यानी कि इन्वर्टर का क्या काम है, तो एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइन तरंगों को स्मूथ करना, या फिर पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो कन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है, वो आपका क्या काम करता है, डीसी को एसी में बदलने का काम करता है दोस्तों, यानी कि डीसी को एसी में बदलने का काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्यों नहीं चलती, क्या कारण है, तो आपका अपर्याप्त उत्तेजना है, या फिर दोषपूर्ण पोनी मोटर है जो मोटर को चलाने के लिए यूज होती है, या खुली डैम्पर वाइंडिंग है, या फिर जो है आपकी डैम्पर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है। अब देखो तो आपका जो अगर आपकी बात करूं मैं सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है अगर उसको फील्ड एक्साइटेशन है वो पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में मोटर जो है आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलेगी। सिंक्रोनस स्पीड किसको बोला था, तो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की जो स्पीड थी उसको बोला था दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, यानी कि डीसी जनरेटर आपका तो उसको घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए, क्या कारण है भाई घड़ी की दिशा में ही चलाएं, तो ब्रश को नुकसान ना पहुंचे इसलिए, या फिर जो अवशिष्ट चुंबकत्व की जो है रक्षा करने के लिए, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, जनरेटर अति भारित करने से बचने के लिए। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर में घड़ी की दिशा के अंदर चलाने का रीज़न है कि उसके अंदर जो आपका रेजिडुअल मैग्नेट होता है, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है, उस अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है उसको बचा के रखने के लिए आपका उसको घड़ी की दिशा में ही आपका क्लॉकवाइज ही चलाना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि जनरेटर के अंदर जो ब्रश बनाते हैं, यानी कि डीसी जनरेटर में ब्रश किसके उपयोग किए जाते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो स्टील और ग्रेफाइट के होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट के होते हैं, डलवा लोहे और ग्रेफाइट के होते हैं, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कार्बन और ग्रेफाइट के। आपके कार्बन के जो ब्रश होते हैं वो बने होते हैं जनरेटर के अंदर। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में केवल और केवल कार्बन मिलता तो भी राइट आंसर था, कार्बन ग्रेफाइट और तांबा मिलता तो भी राइट था, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्बन के, ग्रेफाइट के और कार्बन प्लस ग्रेफाइट और जो है कार्बन प्लस ग्रेफाइट और तांबे के जो है मिश्रण धातु से बने हुए ब्रश उपयोग करते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, यानी कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, तो लगातार आउटपुट की आपूर्ति करना, एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, विपरीत दिशा में आउटपुट
करता है या फिर प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर जो होता है उसमें स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, तो एक ही दिशा में, यानी कि कम्यूटेटर जो होता है उसका काम क्या होता है, तो एक ही दिशा में, यानी कि आपको करंट जो है आपको पैदा करके देता है, यानी कि आपको डीसी करंट देता है। तो यानी कि ये क्या काम करता है, तो एक ही दिशा में आउटपुट आपका बनाता है आपका स्प्लिट रिंग दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं, यानी कि क्यों जो होता है पोल कोर होती है उसको स्टाम्पिंग करते हैं डीसी जनरेटर के अंदर प्रचलित करते हैं, क्या रीज़न है। तो घर्षण हानियों को कम करने के लिए, या फिर विंडेज लॉस को कम करने के लिए, या फिर जो है हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, या फिर जो है भंवरधारियाँ हानि को कम करने के लिए, यानी कि एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या रहेगा, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आपका जो है लेमिनेटेड या फिर प्रचलित किया जाता है जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर कोर को दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मेगर का, मल्टीमीटर का, श्रेणी प्रकार के ओममीटर का, या फिर केल्विन ब्रिज का। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है आपका आर्मेचर प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है और फ्लक्स प्रति पोल जो है 0.064 वेबर है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आप जो है यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ यानी कि पैदा होने वाला जो ईएमएफ है उसकी गणना करें। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ईएमएफ का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, और ईएमएफ का फॉर्मूला अभी आज ही अपने पढ़ के आए हैं कि ई बराबर जो है आपका फाई जेड एन पी बटा में 60 ए, यानी कि फाई जेड एन पी बटे में 60 ए जो है पढ़ के आए हैं। तो फाई यानी कि आपके पास जो है फ्लक्स का मान दे रखा है क्या आपको, तो ये रहा आपका फ्लक्स प्रति पोल आपको दे रखा है ना। जेड यानी कि आपको चालकों की संख्या दे रखी है क्या, ये रही आपको कंडक्टर या फिर चालकों की कुल संख्या दे रखी है ना, जेड का मान दे रखा है। अब एन यानी कि आपको स्पीड का मान दे रखा है क्या, यानी कि 1000 आरपीएम स्पीड दे रखी है। पी आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, ये रहा आपका 4 पोल आपको दे रखा है ना, 4 पोल का है तो पी का मान भी है। अब इसके बाद में ए आपको दे रखा है क्या, तो ये ए नहीं दे रखा, तो लेप वाउंड जनरेटर है। तो लेप वाउंड जनरेटर के लिए अगर आपको याद है तो मेरा करवाया हुआ है कि आपका ए बराबर ही क्या होता है आपका दोस्तों, ए बराबर ही क्या होता है, पी होता है, यानी कि ए बराबर ही आपका पी होगा। तो यहाँ पर आपका ए का मान कितना हो जाएगा, अगर पोलों का संख्या क्या कितनी है 4 है, तो ए का मान भी कितना हो जाएगा 4। तो जब आप इसके अंदर जो है मान रखेंगे सभी का, और मान रखने के बाद में कैलकुलेट करेंगे, तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 640 वोल्ट, यानी कि पैदा होने वाला ईएमएफ 640 वोल्ट होगा। अगर जो आपका जनरेटर 1000 आरपीएम पे घूम रहा है और 4 पोल का आपका जनरेटर है, और उसके अंदर जो आपने आर्मेचर वाइंडिंग लगा रखी है उसमें लैप वाइंडिंग कर रखी है, और जिसके अंदर 600 चालक आपके लगाए हुए थे, और हर पोल जो आपने 4 लगा रखे उसमें से एक पोल जो है 0.064 वेबर जो है वो अगर आपका फ्लक्स पैदा करता है, तो उस कंडीशन में आपका वोल्टेज का मान कितना होगा 640 वोल्ट होगा दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। और इसी के साथ में आपके जो आज के सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपके दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी है, और टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया है, और वीडियो अगर आपके लिए नॉलेजेबल रही है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, स्टडी से रिलेटेड होती है, वैकेंसी से रिलेटेड होती है, वो इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। दूसरा, अगर आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस भी देखनी है सेकेंड ईयर की, तो उसके लिए आपको सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए हमने क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप वहां से जाके ज़रूर देखिएगा।
दूसरा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज रहेगी इससे रिलेटेड वो आपको उसी से मिलने वाली है दोस्तों। तो मिलेंगे आप सभी से एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।